श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज से हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अंशों का मूल्यांकन शुरू करेंगे। कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्य के भागों में विभाजित कर देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंपनी की पूंजी है 50 लाख रुपए की, तो इन 50 लाख रुपए को कंपनी निश्चित अंकित मूल्य के छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देगी। तो छोटे छोटे भाग बना दिए जाएंगे 50-50 रुपए के। अगर 50-50 रुपए के 1 लाख हिस्से बना दिए जाए इस पूंजी के, तो 50 रुपए वाले 1 लाख अंश कहलाएंगे। तो जो प्रत्येक हिस्सा है वो अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो इस प्रकार से कंपनी अपनी पूंजी को अंशों में विभक्त कर देती है, जिससे पूंजी प्राप्त करने में आसानी रहे। कंपनी दो प्रकार से अंश पूंजी का निर्माण करती है, दो प्रकार के अंशों का निर्माण करती है, जिनमें पहला है पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है समता अंश इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी दो प्रकार के अंशों का मुख्यतः निर्माण करती है, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। पूर्वाधिकार अंश पर पूर्व निर्धारित निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। अंशधारियों को कंपनी अपने द्वारा कमाए गए लाभों में से कुछ अंश लाभांश के रूप में प्रदान करती है। तो पूर्वाधिकार अंशों पर एक पूर्व निर्धारित निश्चित दर से, पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश की दर है वो पूर्व निर्धारित होती है और निश्चित होती है। उदाहरण के लिए अगर ऐसा लिखा हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसका मतलब कि इन अधिमान अंशों पर, इन पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश की दर है वो 10% है। तो लाभांश की दर पहले से निर्धारित होती है और एक निश्चित स्थिर दर होती है, उस दर से कंपनी द्वारा पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों यानी इक्विटी अंशधारियों से लाभांश प्राप्त करने में पूर्वाधिकार होता है, यानी पहले इनको लाभांश दिया जाता है और फिर अगर लाभ बचता है तो समता अंशधारियों को लाभांश चुकाया जाता है। एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है और लाभांश एवं समापन की स्थिति में पूंजी प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है। और ऐसे अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन अंशधारियों को समता अंशधारियों से लाभांश प्राप्ति के संबंध में, और अगर कंपनी समापन की स्थिति में चली जाए, कंपनी अगर समाप्त हो जाए, तो समापन की स्थिति में पूंजी प्राप्ति का भी पूर्वाधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले पूंजी लौटाई जाती है समापन की स्थिति में, और सबसे अंत में समता अंशधारियों को पूंजी लौटाई जाती है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को यानी कि इस प्रकार के अंशों के धारकों को समता अंशधारियों से लाभांश और समापन की स्थिति में पूंजी प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है, इसलिए इन अंशों को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और समता अंशों को पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद में लाभांश दिया जाता है और इन पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती। तो प्रत्येक किसी भी दशा में यानी कि प्रत्येक वर्ष पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, इसलिए पूर्वाधिकार अंशधारियों का मूल्य भी स्थिर रहता है, इसलिए पूर्वाधिकार अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो समता अंश है, जो इक्विटी अंश है, उनके लाभांश में प्रत्येक वर्ष उतार चढ़ाव आता रहता है। इन पर जो समता अंश है, इक्विटी शेयर्स है, इन पर लाभांश की कोई निश्चित दर नहीं होती। अगर कंपनी द्वारा अधिक लाभ कमाए जाते हैं तो समता अंशधारियों को अधिक लाभांश दिया जाएगा। अगर कंपनी द्वारा किसी वर्ष कम लाभ कमाए जाते हैं तो समता अंशधारियों को कम लाभांश दिया जाएगा। तो इसलिए जो समता अंशधारी है वे ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, वास्तविक मालिक होते हैं। तो समता अंशधारियों को
कम और अधिक होता रहता है, लाभांश में कमी और बढ़ोतरी होती रहती है। इस वजह से समता अंशों के जो मूल्य हैं वो अस्थिर रहते हैं। समता अंशों के मूल्यों में भी कमी और बढ़ोतरी होती रहती है, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। इस वजह से समता अंशधारियों के अंशों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। और अंशों के मूल्यांकन में हम सामान्यतः समता अंशों का मूल्यांकन ही पढ़ते हैं। पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश की दर है स्थिर रहती है, इस वजह से पूर्वाधिकार अंशों का मूल्य भी स्थिर रहता है, पूर्वाधिकार अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए साधारणतया जब हम अंशों के मूल्यांकन की बात करते हैं तो समता अंशों के मूल्यांकन की ही बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम समता अंशों के मूल्यांकन को ही आधार मानकर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब अगर कोई अंशधारी या ऐसा कहें कि कोई निवेशक किसी कंपनी में किसी कंपनी के अंश पूंजी में जब विनियोग करना चाहता है तो वो पहले दो घटकों पर, दो फैक्टर्स पर वो विचार करेगा। वो ये देखेगा, पहला तो देखेगा कि जो उसकी पूंजी है क्या वो उस कंपनी में सुरक्षित रहेगी। तो पहला तो वो सुरक्षा देखेगा कि अपने विनियोग की सुरक्षा हो जाए, कहीं उसका पैसा डूब नहीं जाए। और दूसरा वो देखेगा उचित प्रत्याय या जो है इसको हम कहें लाभांश, उचित लाभांश, आय कह सकते हैं। एक उचित आय। तो दो चीजों पर कोई भी निवेशक किसी कंपनी की पूंजी में निवेश करने से पहले दो चीजों पर, दो घटकों पर विचार करेगा। पहला तो ये देखेगा कि क्या उसकी पूंजी इस कंपनी में सुरक्षित रहेगी, और दूसरा क्या उसको अपनी लगाई गई पूंजी पर, विनियोजित पूंजी पर कोई उचित प्रत्याय या उचित आय लाभांश के रूप में मिलती रहेगी या नहीं रहेगी। तो इन दोनों घटकों को आधार मानते ही हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं। पहला आधार मानेंगे सुरक्षा और दूसरा आधार मानेंगे उचित प्रत्याय, और इन दोनों के आधार पर हम अंशों का मूल्यांकन करेंगे। तो सुरक्षा को आधार मानते हुए कंपनी के पास जो संपत्तियां हैं, जब हम सुरक्षा को आधार मानते हैं तो उसके पीछे यह उदाहरण है कि अगर कंपनी समापन की स्थिति में चली जाए तो कंपनी के पास जो संपत्तियां हैं, कंपनी उन संपत्तियों को बेचकर और जो कंपनी के जो बाह्य दायित्व है उन दायित्वों को चुकाने के बाद में कंपनी के पास कितनी संपत्तियां, कितनी शुद्ध संपत्तियां बचती हैं और उन संपत्तियों का प्रतिअंश मूल्य क्या है। तो कहने का मतलब कि अगर कंपनी समापन में चली जाए तो क्या कंपनी के समापन पर कंपनी अपनी संपत्तियों को बेचकर अपने अंशधारियों को उनकी अंश पूंजी लौटाने में सक्षम होगी या नहीं होगी। तो पहला जो घटक है सुरक्षा, उसको ध्यान में रखते हुए हम अंशों के मूल्यांकन की विधि की बात करेंगे। तो जो पहली विधि है अंशों के मूल्यांकन, अंशों के मूल्यांकन की विधियां, अंशों के मूल्यांकन की विधियों में पहली विधि हम देखेंगे शुद्ध संपत्ति विधि। कंपनी अगर समापन में चली जाए तो अपनी सभी संपत्तियों को बेचकर बाह्य दायित्वों को चुकाने के बाद कंपनी के पास अंशधारियों के लिए कितनी शुद्ध संपत्तियां, कितनी नेट एसेट्स बचेंगी, उनके आधार पर ही अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। कितनी शुद्ध संपत्तियां बचेंगी और प्रति अंश संपत्ति का मूल्य क्या होगा, प्रति अंश एक अंश के पीछे कितनी संपत्ति होगी। तो इस विधि के आधार पर हम अंशों का मूल्यांकन करेंगे। तो इस विधि के पीछे अवधारणा यही है, जैसे हमने बात की कि
कोई भी निवेशक निवेश करने से पहले ये देखना चाहेगा कि कंपनी अगर समापन में चली जाए तो क्या कंपनी के पास इतनी संपत्तियां हैं कि कंपनी अपने अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाने में सक्षम होगी, या प्रति अंश वो कितनी पूंजी लौटा पाएगी, इसके लिए प्रति अंश कितनी संपत्ति कंपनी के पास है। तो शुद्ध संपत्ति विधि, इसमें हम पहले शुद्ध संपत्तियां नेट एसेट्स ज्ञात करते हैं। शुद्ध संपत्ति ज्ञात करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, पहले हम शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करते हैं। तो कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व आउटसाइड लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटाने के बाद में जो राशि बचती है वो शुद्ध संपत्तियां नेट एसेट्स कहलाती हैं। तो टोटल एसेट्स में सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स दी जाती है एट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर हमको क्वेश्चन में स्थायी संपत्तियों का बाजार मूल्य या वसूली मूल्य दिया हुआ हो तब हम शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करते समय स्थायी संपत्तियों को उनके वसूली मूल्य या बाजार मूल्य पर लेते हैं। अगर वसूली मूल्य या बाजार मूल्य नहीं दिया गया हो तो इन संपत्तियों को हम पुस्तक मूल्य या अपलिखित मूल्य पर लेते हैं। अगर संपत्तियों को उनके बाजार मूल्य पर दिया गया है तो अगर कंपनी के पास जो मूल्यह्रास के लिए जो आयोजन किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है, उसको संपत्तियों के बाजार मूल्य में से घटाया नहीं जाता। लेकिन अगर संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाता है उस समय जो प्रोविजन किया हुआ है डेप्रिसिएशन के लिए, वो प्रोविजन संपत्तियों के पुस्तक मूल्य में से घटाकर हम संपत्तियों का अपलिखित मूल्य लेते हैं नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय। लेकिन बाजार मूल्य या वसूली मूल्य पर जब हम संपत्ति को दिखाते हैं तो उस समय अगर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है कंपनी की पुस्तकों में तो उसको हम यहाँ पर नहीं घटाते। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, इसके बाद हम लेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, कैश। तो करंट एसेट्स लेंगे। अगर करंट एसेट्स के संबंध में कोई प्रोविजन करने की आवश्यकता हो तो उस प्रोविजन को घटाने के बाद में हम करंट एसेट्स लेते हैं। आफ्टर प्रोविजन, इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू ओनली। इंटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्तियां या अदृश्य संपत्तियां जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो इस प्रकार की संपत्तियां अगर कंपनी की पुस्तकों में दिखाई हुई है, बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम अगर क्वेश्चन में इनका वसूली मूल्य रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है तभी हम इनको नेट एसेट्स के कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। बाकी अगर इन जो अदृश्य संपत्तियों का वसूली मूल्य नहीं दिया हुआ है तो इनको हम नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अगर गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में, या तो गुडविल हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, या अगर गुडविल की वैल्यू दी हुई है तो हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय गुडविल को हम उसकी दी हुई वैल्यू पर यहाँ पर दिखाएंगे। और गुडविल के अलावा बाकी संपत्तियों को उनके बाकी अमूर्त संपत्तियों को उनके वसूली मूल्य पर ही लिया जाता है, ना कि पुस्तक मूल्य पर। इंटेंजिबल एसेट्स के बाद फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां। कुछ बड़े खर्चे जिनको एक साथ लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन खर्चों का जो शेष बचता है, अपलिखित नहीं किया हुआ जो शेष बचता है, वो शेष हम बैलेंस शीट में संपत्तियों की साइड में दिखा देते हैं, जिनको हम कृत्रिम संपत्तियां या फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। कृत्रिम संपत्तियों में जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों या ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा, कोई बड़े विज्ञापन व्यय, इस प्रकार के खर्चे अगर बैलेंस शीट में दिखाए हुए हो तो इनको फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, या डेफर्ड एक्सपेंसेस इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार की संपत्तियों को नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय हमको शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये वास्तव में संपत्तियां नहीं है बल्कि ये खर्चे हैं। तो इनको नेट एसेट्स में शामिल नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से केवल फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, इन
तीनों प्रकार की संपत्तियों को ही शुद्ध संपत्तियों की गणना में शामिल किया जाता है। फिर इनका टोटल कर लिया जाता है और संपत्तियों का जो टोटल है, जो टोटल एसेट्स है, इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटाई जाती है। कौन कौन सी लायबिलिटीज घटाई जाती है? एक तो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में चालू दायित्वों में जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट, इस प्रकार की जो दायित्व है वो चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटीज के बाद हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज में शामिल करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में अगर बैंक से ऋण लिया हुआ है, किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया हुआ है, ऋण पत्र जो है, डिबेंचर्स, ये भी बाह्य दायित्व होते हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं। इनको हम घटा देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज मानकर। इसके बाद हम शामिल करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज में फंड्स फॉर फ्यूचर लायबिलिटी। अगर कर्मचारियों के संबंध में कोई फंड्स बनाए गए हो, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कोई पेंशन कोष है, कोई ग्रेच्युटी कोष है, कोई प्रमाणित भविष्य निधि कोष है, इस प्रकार के अगर कोई फंड्स बनाए गए हैं कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों को के दायित्वों की पूर्ति के लिए, तो इस प्रकार के कोषों को भी हम बाह्य दायित्व मानकर घटाते हैं टोटल एसेट्स में से। और अगर प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अगर इस प्रकार की कुछ लायबिलिटीज दी गई हो अंशधारियों को, जो लाभांश प्रस्तावित किया गया है, चाहे पूर्वाधिकार अंशधारियों को या समता अंशधारियों को, प्रपोज डिविडेंड को भी हम बाह्य दायित्व मानकर घटाएंगे और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को भी हम बाह्य दायित्व मानकर टोटल एसेट्स से घटाएंगे। इसके बाद है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कोई संदिग्ध दायित्व, कोई ऐसा दायित्व है जो अभी निश्चित नहीं है, जिसका दायित्व अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसा दायित्व उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसा दायित्व संदिग्ध दायित्व कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज कहलाता है। तो अगर कोई संदिग्ध दायित्व है दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो उसको भी हम आउटसाइड लायबिलिटीज मानकर एक बार हम टोटल एसेट्स से बताते हैं। तो ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फंड्स फॉर फ्यूचर लायबिलिटीज, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, इन सब का टोटल करके हम टोटल एसेट्स में से घटा देते हैं। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स। तो हमने क्या किया, टोटल एसेट्स, एक बात हम डिस्कस करना भूल गए कि टोटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स को भी शामिल किया जाता है, जो विनियोग में, और विनियोग में दोनों प्रकार के विनियोगों को शामिल किया जाता है, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। इन विनियोगों को भी शामिल किया जाता है, चाहे व्यापारिक विनियोग हो या गैर व्यापारिक विनियोग हो। हम शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने के लिए दोनों प्रकार के विनियोगों को, इन्वेस्टमेंट्स को शामिल करते हैं, टोटल एसेट्स में इसको सम्मिलित करते हैं। जब हम ख्याति का मूल्यांकन पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको शामिल नहीं करना है, क्योंकि हम व्यवसाय में विनियोजित पूंजी देख रहे हैं, जबकि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो व्यवसाय के बाहर लगाए हुए हैं, बाहर इन्वेस्ट किए हुए हैं, गैर व्यापारिक विनियोग है। इसलिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को शामिल नहीं करते, लेकिन नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी टोटल एसेट्स में शामिल करते हैं, क्योंकि जब कंपनी समापन में चली जाएगी तो चाहे व्यापारिक विनियोग हो या गैर व्यापारिक विनियोग हो, दोनों प्रकार के विनियोगों को ही बेचकर पैसा वसूल किया जाएगा और बाह्य दायित्वों को चुकाने के लिए काम में लिया जाएगा, और अगर फिर पैसा अगर उसके बाद ये पैसा बचता है तो अंशधारियों को उनकी पूंजी लौटाने में काम में लिया जाता है। इसलिए
जब नेट एसेट्स की कैलकुलेशन की जाती है, जिसके पीछे अवधारणा ये है कि अगर कंपनी समापन में चली जाए तो कितनी शुद्ध संपत्तियां होगी कंपनी के पास। तो जब कंपनी समापन में जाएगी तो कंपनी सभी प्रकार के विनियोगों को बेचेगी, इसलिए हम ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर शामिल करते हैं नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में। लेकिन जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते, क्योंकि हम वहां ये देख रहे हैं कि व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है, जबकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स व्यवसाय के बाहर कहीं लगी हुई पूंजी को दर्शाते हैं। तो टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी घटाने के बाद जो राशि आती है वो आती है नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन में हम क्या क्या शामिल करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है, और फिर उसमें से जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज का टोटल हम टोटल एसेट्स में से घटाकर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने के बाद में शुद्ध संपत्ति विधि में हम प्रति अंश मूल्य ज्ञात करेंगे। जो दूसरा स्टेप होगा, पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। पहले हम शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू पर शेयर ज्ञात करेंगे। वैल्यू पर शेयर, अंशों का मूल्य, प्रति अंश मूल्य हम ज्ञात करेंगे वैल्यू पर शेयर। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य, जो हमने ज्ञात किया है कि संपत्तियों को बेचकर बाह्य दायित्वों को घटाने के बाद में इतनी शुद्ध संपत्तियां कंपनी के पास बचेंगी, और इन शुद्ध संपत्तियों के मूल्य में, इन शुद्ध संपत्तियों में अंशों की संख्या का भाग देने पर प्रति अंश मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो शुद्ध संपत्ति के मूल्य में अंशों की संख्या का भाग देने से प्रति अंश मूल्य वैल्यू पर शेयर ज्ञात हो जाता है। तो अंशों के मूल्यांकन में अंशों के मूल्यांकन की विधियां हम पढ़ेंगे, जिनमें से पहली विधि है शुद्ध संपत्ति विधि। तो इसके संबंध में किस प्रकार से शुद्ध संपत्तियों की गणना की जाती है और फिर बाद में किस प्रकार से प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है, वो हम आज पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।